सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, फेसबुक यूजर्स की आईडी अपने आप ही लॉग आउट हुई है। भारत समेत कई देशों में फेसबुक का सर्वर डाउन हुआ है। काफी देर बाद फेसबुक ने काम करना शुरू किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। करीब 1 घंटे तक फेसबुक यूजर को परेशानी हुई है। भारत में फेसबुक ने फिर से काम करना शुरू किया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत समेत कई देशों में फेसबुक का सर्वर डाउन हुआ था, जो अब ठीक हुआ है। काफी देर बाद फेसबुक ने काम करना शुरू किया है। करीब 1 घंटे तक फेसबुक यूजर को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो भारत में फेसबुक ने फिर से काम करना शुरू किया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारत समेत कई देशों में फेसबुक का सर्वर अब ठीक हुआ है। तो करीब 1 घंटे तक यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है। भारत में फेसबुक ने फिर से अपना काम करना शुरू किया है। 1 घंटे तक फेसबुक का सर्वर डाउन रहा, जिससे उपभोक्ताओं को, फेसबुक यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, जिस तरीके से फेसबुक आम जनजीवन का हिस्सा बन चुका है, सोशल मीडिया का ये ऐप लोगों के लिए अब जरूरत बन गया है। ऐसे में 1 घंटे के लिए इसकी सेवाएं बाधित हुई तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। भारत में फेसबुक ने अब फिर से काम करना शुरू किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। काफी देर बाद फेसबुक ने काम करना शुरू किया है। करीब 1 घंटे तक फेसबुक यूजर्स को परेशानी हुई है। आपको बता दें, भारत में फेसबुक ने फिर से काम करना शुरू किया है। भारत समेत कई देशों में फेसबुक का सर्वर डाउन होने से करीब 1 घंटे तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। भारत समेत कई देशों में फेसबुक तो आपको बता दें, भारत में फेसबुक की अब सेवाएं सुचारू हुई हैं। भारत समेत कई देशों में फेसबुक का सर्वर ठीक हुआ है। तो आपको बता दें, काफी देर के बाद फेसबुक ने अपना काम करना शुरू किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फेसबुक ने अपना काम करना शुरू किया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से फेसबुक ने सुचारू रूप से अपना काम करना शुरू किया। लगभग 1 घंटे के बाद फेसबुक की सेवाएं फिर से सुचारू रूप से शुरू हुई हैं और फेसबुक ने अपना काम करना शुरू किया है। तो आपको बता दें, अब खबर छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। सरगुजा से अहम खबर सामने आ रही है। 14 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। आपको बता दें, छात्रावास में रहकर छुट्टी पर घर आई हुई थी छात्रा। दुष्कर्म पीड़िता ने दरिमा थाने में शिकायत की है। पीड़िता की शिकायत पर मामला पंजीकृत हुआ है। पुलिस ने गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा है। कुल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरिमा थाना क्षेत्र इलाके की यह घटना है। पुलिस ने आगे जांच पड़ताल शुरू की है। तो कुल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दरिमा थाना क्षेत्र इलाके की यह घटना है। मामले में आगे दरिमा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थाना दरिमा का यह पूरा मामला है। तो सरगुजा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 14 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। तो सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। छात्रावास में रहकर छुट्टी पर घर आई थी छात्रा, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। दुष्कर्म पीड़िता ने दारिमा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ यह जघन्य अपराध हुआ है। पुलिस ने गैंगरेप मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। बीजापुर से अगली खबर है। 5 किलो का प्रेशर आईडी बरामद हुआ है। पुलिस ने गंगलूर मार्ग से यह बरामद की है। यह बरामदगी पुलिस ने गंगलूर मार्ग से की है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तहत यह रखा गया था। बीडीएस टीम द्वारा मौके पर इसको नष्ट किया गया है। तो बम डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से इसको नष्ट किया गया है। बीजापुर से अहम खबर। 5 किलो का प्रेशर कुकर आईडी बरामद किया है। पुलिस ने गंगलूर मार्ग से यह बरामदगी की है और बीडीएस के द्वारा इसको नष्ट किया गया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यह आईडी प्लांट किया गया था। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर से यह खबर दिखा रहे हैं। 5 किलो का प्रेशर कुकर आईडी बरामद हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे राज्य का बड़े वर्ग किसानों का हित जुड़ा होता है। लेकिन इस धान खरीदी के खेल में कितने झोल हैं, ये बात अब उजागर हुई है। जितनी ज्यादा धान खरीदी उतना ज्यादा कमीशन का खेल है। सक्ती जिले में 15 लाख कुंटल से ज्यादा की धान खरीदी हुई है। जिले के डबरा ब्लॉक के 22 धान खरीदी केंद्रों प्रभारी ने पूर्व जिला नोडल अधिकारी अश्विनी पांडे व डबरा कोऑपरेटिव बैंक के सुपरवाइजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खरीदी केंद्र प्रभारियों का कहना है कि उन्हें प्रत्येक कुंटल में हमाल राशि देनी होती है। आरोप लगाने वाले 22 खरीदी केंद्रों के कुल खरीदी किए गए धान के आधार पर अगर कमीशन का आकलन किया जाए तो यह राशि 37 लाख रुपए बनती है। हम लोगों को मतलब कि राव साहब सुपरवाइजर है, वो मतलब कि 4% में पैसा दिया जाएगा करके बोला है। लेकिन हम लोग उसके पक्ष में नहीं हैं कि मतलब हम लोग सभी एकता होकर के सब लोग हम लोग मिल मिलाप कर करके कि हम लोग पैसा नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती पैसा मांग रहे हैं हम लोगों से। और अभी हम लोग इतना मेरा यहाँ मतलब कि 29,432 कुंटल धान जाम पड़ा है। तो उसमें राव सर मनी कुमार पांडे जी उनके निर्देशन में पूरा ये सब चल रहा है कि 4 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से समितियों से पैसा लेना है तो लेना है, नहीं तो आप लोग जो करना है कर लो। हम लोग राव साहब से भी अभी चर्चा किए सभी के सब, और किसी मतलब वो बोले कि कुछ कम बेसी करके क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो लोग मैं बिना पैसे के आपका नहीं करूँगा, आपका कार्रवाई पे साइन नहीं करूँगा कह के अपना कार्रवाई की हम लोग लेकर के रखे हैं पैसा निकालने के लिए, और अभी तक नहीं निकाले हैं, जबकि धान खरीदी खत्म हुए 1.5 माह हो गया है। मेरा कहना ये है कि उन लोग आए थे मेरे पास, आके पूछे कि हमको पैसा चाहिए। मैं उनको बोला 0 करवा लो, तो उसके बाद पैसा आप लोग को निकाल कर जाइए, आप खाते में जमा है, उसके बाद दूंगा मैं करके बोला। तो क्या हमारी के लिए और रखरखाव के लिए कोई अग्रिम राशि उनको दी गई? हाँ, दिया गया था अग्रिम राशि में उनको दिया गया है। ये देवभट्टा है, कोटमी है, प्राइवेट तो 3-4 जगह दिया गया है। मड़वा है, अमलिया है, चंद्रपुर है, दिया गया। देश की बात में अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर जबलपुर से है, जहां नगर निगम परिसर में पराग दुबे संरक्षक मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश नगर, आपको बता दें नगर पालिका कर्मचारी संघ फील्ड वर्क्स फेडरेशन कर्मचारी संघ के संयोजक ब्राह्मण एकता मंच भगवान परशुराम वंशज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संयुक्त भारतीय धर्म संसद के द्वारा ऊपर नगर निगम के उपयंत्री यशवंत सोनी को निगम परिसर के अंदर ही समझाइश देने पहुंचे कि पीड़ित व्यक्ति के नक्शे को स्वीकृति प्रदान करें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर सुकमा से है, जहां लापता बालक हर्षित सिंह की सबरी नदी में डूबने से मौत हुई है। आपको बता दें सोमवार शाम को अपने 5 दोस्तों के साथ हर्षित नदी नहाने गया था। उसी दौरान हादसा हो गया। हादसे के बाद साथी बच्चे अपने घर पहुंचे और हादसे की जानकारी किसी को नहीं दी। मंगलवार सुबह से ही हर्षित के लापता होने की खबर तेजी के साथ फैल गई। दोपहर पूछताछ करने पर साथी बच्चों ने
पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला। शव एजुकेशन हब के अंदर की ओर नर्सरी के पास से बरामद हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। संगवारी महिला मंच एवं लोक आस्था सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आज गांधी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेनन थे, जिन्होंने इस अवसर पर सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में समानता के साथ आगे बढ़ रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार भी महिलाओं को आगे लाने का प्रयास लगातार कर रहा है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने महिलाओं से सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हुए बालिकाओं को शिक्षित करने और बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर सुकमा से है। छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति के तहत सुकमा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नरकोम अभियान से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया गया है। नक्सली पोडियाम गंगा और उइका नंदा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सली एक थाना किस्टाराम, दूसरा थाना जगरगुंडा क्षेत्र का निवासी है। 1 लाख इनामी नक्सली को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में 131 वाहिनी सीआरपीएफ के अधिसूचना शाखा तथा एक नक्सली को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में विशेष अधिसूचना शाखा सुकमा का विशेष योगदान रहा है। अब बात करेंगे अगली खबर की। अगली खबर सुकमा से है। कोटा विकास खंड के एल्मा गुंडा में पोलियो ड्रॉप की जगह आइस पैक पिलाए जाने की घटना पर वहां के सुपरवाइजर को हटा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश सांडिया ने बताया कि एल्मा गुंडा में पल्स पोलियो के दौरान आइस पैक का पानी पिलाने के दौरान समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी जानकारी। एल्मा गुंडा के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। पानी पीने से किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य परेशानी या लक्षण देखने को नहीं मिला है। आइस पानी पिलाए गए बच्चों को फिर पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बुधवार को अपने विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मियों को टिकरी, सिंघू और गाजीपुर सीमाओं के साथ ही रेलवे, मेट्रो स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा, 2 प्रमुख निकाय जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, इन्होंने 6 मार्च को देश भर के किसानों को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में खनौरी और शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 6 मार्च को देश भर के किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। माना जा रहा है कि इस अपील का बड़ा असर हो भी सकता है। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र पर अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए दबाव बनाने के इरादे से किसानों को दिल्ली बुला रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि मोदी सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी जल्दी से जल्दी दे। बातचीत के जरिए किसानों को मनाने की सभी कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। इस बीच किसानों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन और तेज होगा। हाँ जी, दिल्ली कूच का हमारा प्रोग्राम है और जो जथेबंदी जाएंगी उधर से जाएंगी। हमारे 2 जथेबंदियां यहाँ हैं, 2 बॉर्डरों पर, वहाँ पर हम रहेंगे यहाँ तक जब तक कोई हमारा कोई सवाल जवाब नहीं होता। वहाँ पिछला धरना था, पिछले साल जो लगा खत्म हुआ है, वो 13 महीने लगातार रहा है। कितनी गर्मी रही है, कितनी बारिश रही है, हमारे तंबू उखड़ गए थे। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम यहीं डटे रहेंगे। 6 मार्च को प्रदर्शनकारी किसान बॉर्डर पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, जबकि रणनीति के मुताबिक देश के दूसरे हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंचेंगे।
इस कॉल के अंदर हरियाणा पंजाब से किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे, इस बात का विशेष से ध्यान रखा जाए। और हम आह्वान करते हैं पूरे देश के छात्र संगठनों को, महिला संगठनों को, जो एनजीओस हैं उनको, जो जितने भी किसान और मजदूर संगठन है और जहां पर जो भी किसान मजदूरों का साथ देना चाहते हैं, तो उन सब से हम इस बात की आशा करते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों के जो संपर्क में किसान संगठन है उनके साथ मिलकर दिल्ली की तरफ बढ़े और ये बात साबित करें कि हम किसानों के साथ हैं और किसान मजदूर की लड़ाई में पूरा देश शामिल है। पंजाब के किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत की थी, लेकिन हरियाणा में एंट्री से पहले ही किसानों को सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। इसका असर ये हुआ कि किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जम गए और वहीं से वे अब तक अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। अगली खबर अंबाला से है, जहां सभी नेशनल हाईवे को अब धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, प्रशासन ने अंबाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे के बाद अब 152D को भी खोलना शुरू कर दिया है। अंबाला में 152D खुलने से अंबाला हिसार चंडीगढ़ का आवागमन आसान हो जाएगा। लोगों को अब गांव-गांव घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। परली साइड भी थोड़ा रह रहा है और इसको आज क्लियर कर देंगे। 152D को पूरे क्लियर कर देंगे। इस पे ट्रैफिक जैसे हमारा ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद ट्रैफिक चालू कर देंगे। 152D से चंडीगढ़, हिसार, पेवा, कैथल सारी ट्रैफिक जा सकती है इधर से। नहीं पूरा खोल लेंगे इसको। 152D को पूरा खोल लेंगे। नहीं 152D को पूरा खोल रहे हैं, थोड़ा काम रह रहा है, उसके बाद बैरिकेटिंग भी हटा देंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर पटियाला से है, जहां किसानों के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में पटियाला डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता उस समय तक यूनियन संघर्ष करती रहेगी। किसानों का केंद्र सरकार ने जो मांगे नहीं मानी थी उसको पूरा करने में सरकार इनकार कर रही है। किसानों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के चलते लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਿੰਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। अब बात करेंगे अगली खबर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम के तहत आज पंजाब भर में कार और मोटर बाइक रैली निकाली गई। आपको बता दें, उसी कड़ी के तहत आज मोगा में भी कार बाइक रैली का आयोजन किया गया, जो कि मोगा के अलग अलग बाजारों और गलियों में निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को जागरूक करना है और मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही महिलाओं और युवाओं के लिए स्कीम को घर घर पहुँचाना है। वहीं वर्कर अब ये खुलेआम बोल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार अब ये चर्चा कर रहे हैं कि मोदी हमारे परिवार के मुखिया हैं। ये कैंपेन भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। ये साडी रैली हल्का निहाल ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੋ ਹਲਕੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਹਲਕਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ नारी शक्ति वंदना के अधीन ये प्रोग्राम चल रहे हैं, सारे पंजाब चल रहे हैं। तो अज उस लड़ी के तहत अज इत्थे असीं बुग्गीपुर चौंक तो इकट्ठे होकर इत्थों वापस बाजार तो होंदे होए पुरानी दाणा मंडी जावांगे, बीजेपी दफ्तर उत्थे जाके डिस्पर्स होगा प्रोग्राम। अज नारी शक्ति वंदन के प्रोग्राम के तहत सानू 3 दिन का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी वालों दिता गया सीगा, जिस दे विच महिला सशक्तिकरण दे लई असीं और महिलावां नूं जागरूक करन लई ਇਹ बीजेपी वर्कर्स ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਡਾ SC ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ। अब बात करेंगे अगली खबर के। साइबर सिटी के साउथ सिटी 1 में बेसमेंट के खुदाई के दौरान मिट्टी दरकने से 4 मजदूरों के दबने से हड़कंप मच गया। साउथ सिटी में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे मजदूरों के दबने की सूचना मिलते ही पुलिस व एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य में जुट गई। मिट्टी के नीचे दबे चारों मजदूरों को पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चारों की हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली कंट्रोल रूम से कि भी ऐसे 3-4 मजदूर जो हैं मिट्टी के अंदर दब गए हैं कोई बेसमेंट की खुदाई में। तो जैसे यहाँ पे पहुंचा तो पता चला कि ये बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और अभी जो मजदूर हम लेवलिंग का काम कर रहे थे तो उससे एक साइड की मिट्टी जो ढह के वो है जो है 4 मजदूर उसके अंदर दब गए थे। अभी जो है उनको हमने यहाँ से निकाल के जो है हॉस्पिटलाइज करा दिया है और वो अंडर ऑब्जर्वेशन। मैम कितनी एज थी, कहाँ के रहने वाले थे, कुछ क्या कुछ जानकारी निकल के आई? अभी यही मौके पे ही पहुंची हूँ तो अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि किस एज ग्रुप के हैं वो, लेकिन अभी हॉस्पिटल में जाके जो है वो सारी चीजें। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अजमेर से है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द करने की मांग को लेकर युवाओं ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है और परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। युवाओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के जरिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 को रद्द कर पुनः नए सिरे से करवाने की मांग की गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विकास गौरा ने बताया कि आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2020 की विज्ञप्ति निकाली गई है। परीक्षा 2021 में आयोजित की गई थी। अगली खबर सींध से है, जहां निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में कार्यरत स्कूलों के कार्यों से जुड़े कुछ अधिकारी गैर सरकारी स्कूलों से हमेशा अवैध वसूली करने की नीयत से असंवैधानिक विवादित आदेश जारी करते रहते हैं, जिसके कारण विभाग बदनाम होता है, बल्कि न्यायालय में भी सरकार को हार का सामना करना पड़ता है, जिससे गैर सरकारी स्कूलों से टकराव की स्थिति बन गई है। प्राइवेट संगठन की मांग है कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के मनमाने आदेश को प्रत्याहरित किया जाए तथा 18 सूत्रीय मांग, जिसमें शासन सचिव द्वारा निजी स्कूलों को भौतिक सत्यापन हेतु एक आदेश जारी किया, जिसमें विद्यालय की संपूर्ण जानकारी मांगी गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बीकानेर से है, जहां मालचंद्र मारू ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया था, जिसकी सभी किस्तें समय पर चुकाने के कारण उसे दूसरे चरण में 20,000 रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार देर रात बीकानेर की कृषि उपज मंडी के सामने स्थित मालचंद्र मारू के हेयर सैलून में पहुंचकर उसकी हौसला अफजाई की है। मालचंद्र मारू ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताया कि उसने 2010 में एक स्ट्रीट वेंडर के तौर पर हेयर सैलून खोली थी। वर्ष 2019 में उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रारंभ पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त किया था। कोरोना संक्रमण जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार द्वारा प्राप्त सहायता उसके लिए बड़ा संबल बनी थी। देश की बात में अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से 59 साल की हर महिला को 1,500 रुपए मिलेंगे। इसमें सरकार के हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से यह घोषणा की गई है। हिमाचल के सीएम सुक्खू की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से 800 करोड़ रुपए सरकार को वहन करने होंगे। सम्मानित
आप सभी पत्रकार बंधुओं को, सम्मानित मंत्रिमंडल के हमारे सभी सदस्यगण, सम्मानित हमारे विधायक, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुखाबित जो हुआ हूँ उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि तकरीबन 1 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन, बंद हुई मेटा की कई सर्विसेज। यूजर की फेसबुक आईडी अपने आप लॉग आउट हुई, हालांकि 1 घंटे के बाद सारी सेवाएं सुचारू हो गई। कल किसानों ने किया दिल्ली कूच का ऐलान, पुलिस की मेट्रो सड़क पर रहेगी कड़ी नजर, दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ेंगे मोर्चे। बिहार सीएम नीतीश कुमार का कल दिल्ली दौरा, सीट शेयरिंग पर बीजेपी से कर सकते हैं चर्चा, बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। यूपी में योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार, सरकार में राजभर समेत 4 नए मंत्रियों को मिली जगह। कैबिनेट विस्तार में पश्चिम से पूर्वांचल तक का साधा गया सियासी समीकरण। बंगाल से सीबीआई की टीम लौटी खाली हाथ, शेख शाहजहां को बंगाल पुलिस ने नहीं सौंपा। ईडी अफसरों पर हमले केस में सीबीआई जांच के हैं आदेश। स्पेनिश महिला से गैंगरेप केस में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता ने की आपको बता दें कड़ी कार्रवाई की मांग, बोली भारत की छवि को किया बदनाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे ने कहा कि प्रियंका गांधी का कोई ग्लैमर नहीं है, ग्लैमर सिर्फ जनता का होता है। आपको बता दें कि मनोज कुमार पांडे सपा के विधायक हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया था। राज्यसभा चुनाव में भी वह सपा के साथ नहीं दिखे थे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में मनोज पांडे ने अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमण भी कराया था। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से कैंडिडेट होने की बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मोदी मेरा परिवार के नाम से भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर टिप्पणी करते हुए मनोज पांडे ने कहा कि इस देश में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए ही जिए। पुरातन समय से ही हम समाज के लिए जिए हैं। राजा महाराजाओं के समय में राजा के लिए सब कुछ प्रजा होती थी। पीएम पर परिवार न होने की टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत जो देश है, इस देश में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए मरे। यहाँ आदिकाल से ये परंपरा रही है, चाहे ऋषि रहे हों, चाहे मुनि रहे हों। और जब राजतंत्र में राजा हुआ करते थे तो राजा की जो प्रजा होती थी वो उनका परिवार माना जाता था। और आज इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, एक चुने हुए व्यक्ति, जनता का जनादेश जिनके साथ है, जिनके साथ जनता है, वो अगर अपनी चिंता करेंगे तो उन्हें जनप्रतिनिधि होने का कोई अधिकार नहीं है। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां शादी का झांसे देकर एमबीबीएस की छात्रा का यौन शोषण किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी बलात्कार का आरोपी खुलेआम घूम रहा है। आपको बता दें कि नर्सिंग होम संचालक ने एमबीबीएस की छात्रा को बिन ब्याही मां बना दिया। 3 साल की बेटी के साथ न्याय के लिए अब दर दर ये बिन ब्याही मां जो एमबीबीएस की छात्रा है वो भटक रही है। जनपद अलीगढ़ निवासी पीड़िता पुष्पेंद्र यादव के कृष्णा हॉस्पिटल कायमगंज में नौकरी करती थी। हॉस्पिटल संचालक पुष्पेंद्र यादव ने एमबीबीएस की छात्रा को शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न किया और छात्रा के गर्भवती होने पर अबॉर्शन भी नहीं कराने दिया। वहीं शादी न करने पर छात्रा ने नौकरी छोड़ दी। छात्रा का आरोप है कि उसने पुत्री को जन्म दिया। 15 अगस्त 2022 को अपनी पुत्री के साथ हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन पुष्पेंद्र यादव ने उसे और पुत्री को अपनाने से मना कर दिया और उसके साथ मारपीट भी की गई। मुकदमा
थाने आई थी, कप्तान साहब ने मुकदमा भी लिखा था, लेकिन शिवाश्री तिवारी ने झूठ सच बोलकर उल्टी सीधी बातें मुझसे कही, मेरे सामने रिकॉर्ड कर लिया और बोली तुम कुछ नहीं कर पाओगी, और हमने सबसे कह दिया कि मैंने तुमसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, और बोली कि हम बच्चे का कभी DNA नहीं होने देंगे, पुष्पेन की बेटी नहीं है वो, और उन्होंने पुलिस से भी ये कह दिया कि हम DNA नहीं कराना चाहते, उस लड़की को नीचे ही मैनेज कर लो। और झूठ सच बोल के सर मुझे शादी के लिए बोल दिया उन्होंने कि तुम ये बच्चा कर लो, हम तुमसे शादी कर लेंगे, और मैं करना भी नहीं चाहती थी और शादी का तो कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी सर उन्होंने मुझे प्रेशर में रखा, धमकियाँ दी, और शिवाश्री तिवारी ने बंदूक उठा के मेरे अपने गार्ड से मेरे माथे पे ठगवा दी कि तुमने ज़्यादा शिकायतें की ना, हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। ये लड़की अलीगढ़ की रहने वाली है, कानपुर में अपना कोचिंग वगैरह कर रहे थे, पुष्पेंद्र यादव नाम के व्यक्ति के कांटेक्ट में आई, जो भी स्थिति रही हो। इसके बाद इस व्यक्ति ने बहुत शोषण किया, पुष्पेंद्र यादव ने, इसके सहयोगियों ने, और यहाँ तक स्थिति रही कि इसने ये कहा बाद में कि हम शादी कर लेंगे, ज़बरदस्ती रेप किया, शादी नहीं की, बच्चा आ गया पेट में, और एबॉर्शन भी नहीं कराने दिया इसको, 3.5 साल की बेटी हो गई, नहीं शादी की, अनमैरिड लड़की है, और मुकदमा जब इसने कायम कराया तो इतना ज़बरदस्त व्यक्ति था, इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि पुलिस को इसने अपने फेवर में करके मोटा पैसा खेला। महाविद्यालय का हिस्सा बन गया हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, सिर में चोट लगने वाले मरीजों को सस्ती जांच के लिए अस्पताल में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई CT स्कैन मशीन पिछले 2 साल से खराब पड़ी है, धूल फांक रही है। प्रतिदिन 200 से 300 मरीज मेडिकल कॉलेज में उपचार कराने आते हैं, जिसमें से औसतन 100 से 200 मरीजों को CT स्कैन कराने का परामर्श दिया जाता है। अस्पताल के क्षेत्रीय निदान केंद्र में CT स्कैन की सुविधा मात्र 500 रुपये शुल्क जमा करने के बाद मिल जाती थी, लेकिन यहाँ की CT स्कैन मशीन 2 साल से खराब पड़ी है, जिससे मरीजों को बाहर से महंगी जांच से करानी पड़ रही है। बाहर निजी सेंटरों पर CT स्कैन की जांच के लिए 2500 से 3000 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। वहीं जिम्मेदार सिर्फ एजेंसी को पत्र लिखने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, गोंडा जनपद में जो हमारा मेडिकल कॉलेज अब निर्माणाधीन है, लेकिन ज़िला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से जो CT स्कैन मशीन ख़राब पड़ी हुई है, इसको ठीक कराए जाने के लिए जो इसकी मूल निर्माता फर्म है और साथ साथ में जो अनुबंधित फर्म है इसको इसकी मतलब सर्विस प्रोवाइडर, उन दोनों से पत्राचार करके, बिकॉज़ इसमें कुछ तकनीकी खराबियां इतनी जटिल थी कि उनको इसमें 2 राउंड्स में विज़िट करनी पड़ी और अप्रूवल्स के लिए, क्योंकि ये शासन स्तर पे भेजा जाता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हमीरपुर से, जहां छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन बांटने के नाम पर, आपको बता दें, पंडित उमाशंकर नारायण हरि महाविद्यालय रेहुटा हमीरपुर में हो रही अवैध वसूली का खेल जारी है। महाविद्यालय के अंदर 200 रुपए के वसूली का वीडियो वायरल हुआ है। छात्र छात्राओं ने समस्या बताते हुए वीडियो वायरल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना को महाविद्यालय प्रशासन पलीता लगाता नजर आ रहा है। मोबाइल टैबलेट लाने वाली गाड़ियों के किराए और डीजल के नाम पर बच्चों से स्कूल में 200 रुपए वसूले जा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देवकली बांगर गांव में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते झूलते तारों के नीचे से आलू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे किसान की मौत हो गई है। मौके पर स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही बताई है। परिजनों का कहना है कि जब तक बिजली विभाग का कोई आला अधिकारी मौके पर नहीं आएगा, तब तक शव को उठने नहीं दिया जाएगा। SDM व सदर कोतवाल मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि ट्रैक्टर में आलू लाद कर झूलते तारों के नीचे से ट्रैक्टर निकाल रहा था। ये ट्रैक्टर चालक अचानक करंट की चपेट में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ। जिस टाइम ये लाइन उतारी गई थी उधर पीछे से कट करके, तो हमारी जे हिसाब से हमने खुद कहा था कि लाइन ढीली हो गई, तो वो बोले कि जब कोई हादसा होगा तब देखा जाएगा। हमने उसी टाइम कहा था कि इस लाइन को टाइट कराओ, क्योंकि यहाँ पर ये पेड़ थे, तब उन्होंने पेड़ के किले कटवाए थे, पर लाइन टाइट वो बाद में फिर हुई नहीं आज तक। सर, ये लाइन जो है लूज हुई है, 11,000 की लाइन
अभी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 50 मीटर लाइन अंडरग्राउंड करने के लिए 2.5 लाख रुपए लिए और उन्हीं से हम लोगों ने ये कहा कि सर आगे की लाइन जो आपने लूज कर दी है इसको टाइट कर दिए, तो बोले इसका भी मुझे पैसा दीजिए। इसके बाद जय साहब से जब ये शब्द बोले गए कि सर ये लाइन जो है कल जब हादसा हो जाएगा तब लाइन भी ऊंची हो जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के कासगंज रोड में 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 बाइकों पर सवार 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को देखते ही स्थानीय लोग और राहगीरों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और तत्काल जानकारी इलाका पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से तीनों युवकों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा निरीक्षण के बाद 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य युवक को उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। एक बचा हुआ है और 2 की देहांत हो चुकी है, 2 मरे हुए ब्रॉड डेड हैं। ये कहाँ एक्सीडेंट हुआ मैंने कुछ पता? ये हुआ था सर भोजपुर कासगंज रोड 4 बजे के आसपास। 2 की इसमें डेथ हो गई? जी सर 2 की डेथ हो गई है। और जो घायल है? जो घायल है वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये कहावत बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की महिलाओं ने इस बात को सच साबित किया है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की ये महिलाएं इसकी मिसाल कायम कर रही हैं। एक्शन एड इंडिया और यूनिसेफ की तरफ से चलाए जा रहे न्यू इनिशिएटिव एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत ये बुजुर्ग महिलाएं फ्री बेसिक शिक्षा ले रही हैं। स्कूल जाने वाली लड़कियां ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को अपने घरों में छोटे से स्कूल नुमा माहौल में पढ़ाती हैं। महिलाओं ने खुद पहल की है और मैं तो आई थी इनको सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए और इनकी मदद के लिए। इन्होंने कहा हमें पढ़ना है, इनकी अपनी प्रॉब्लम है, जैसे कि कई महिलाएं हैं जो घड़ी नहीं देख पाती हैं, उनको घड़ी देखने के लिए पढ़ना है। कई महिलाएं हैं जो बैंक में जाती हैं, वाउचर नहीं भर पाती हैं, उसके लिए मदद मांगती हैं, तो कई लोग नहीं करते हैं। इनके अपने बच्चे हैं पर इनको यहाँ आके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि महिलाएं सारी एक जगह होती हैं। किस क्लास की स्टूडेंट हैं आप? 8th क्लास की हैं आप। आजकल यहाँ जो पढ़ाई करा रही हैं ये सभी तुम्हारी दादी की उम्र की हैं जी। कैसा लगता है पढ़ाते हुए? नहीं, अच्छा लगता है। पढ़ाना उन्हें आता नहीं है, थोड़ा उन्हें मतलब कि अजीब से लगता है कि हम जाके कहीं पढ़ते नहीं है, तो इसलिए वो कुछ सीखें कि हाँ हमारे बच्चों ने हमें कुछ सिखाया है। इन महिलाओं की कोशिश है कि बेसिक शिक्षा के साथ वो आजाद और आत्मनिर्भर जीवन जी सके। बचपन में ना पढ़ाए माँ बाप ने, अब हमारी जिम्मेदारी है, हमारा आदमी भी खत्म होगा, अब हम अपनी उससे ही पढ़ना है। मैडम ने बोली ना मैं पढ़ाऊंगी, मैं चलो तुम्हारे पास पढ़ लूँगी। जैसे हम रास्ते में जाते हैं, रेल वगैरह में रास्ता भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, तो हमने सोचा कि ऐसा तो सही नहीं है। 2-3 बार शर्म सी महसूस लगी। और आजकल बच्चों से पूछते हैं तो वो इंग्लिशों में जवाब देते हैं, और हम पे तो हिंदी भी नहीं आती, तो इंग्लिश तो हम जब सीखेंगे। तो हमें भी शर्म सी महसूस लगी। मैंने इससे अच्छा थोड़ा पढ़ेंगे, जानकारी रहेंगे तो किसी के सहारे तो नहीं रहेंगे ना, अकेले जा तो सकते हैं ना। माँ बाप भेजते थे, पर जब पता नहीं था पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, आज पता चल रहा है। पढ़े लिखे होते तो कुछ कर सकते। आज ज़िंदगी में बहुत परेशानी है। सोच रही हूँ अब थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाऊँगी तो होशियार तो हो जाऊँगी। जीवन के इस पड़ाव पर पढ़ने और कुछ नया सीखने की उनकी लगन सबूत है कि जब कोई अपने सपनों को सच करना चाहता है तो उम्र की कोई बाधा नहीं होती है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने आज लाल कुआं से अमृतसर के बीच चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। कुमाऊं के लोगों की इस ट्रेन के संचालन को लेकर काफी लंबे समय से मांग थी।
मंगलवार को लालकुआं से अमृतसर ट्रेन की सौगात मिल गई है। यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को लालकुआं से अमृतसर के लिए चलेगी और दूसरे दिन अमृतसर से लालकुआं के लिए लौटेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई। देखते हैं इस उपलब्धि को आप। देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है। जो ये हमारी तराई क्षेत्र है, इसको मिनी पंजाब के नाम से बोला जाता है, तो बहुत समय से मांग थी कि यहाँ से सीधी स्वर्ण मंदिर के लिए, अमृतसर के लिए एक ट्रेन चलनी चाहिए। ये यहाँ की स्थानीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी, तो ये पॉपुलर डिमांड पर जो है ये साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और ये 150-16, 150-15। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डोईवाला ब्लॉक की बड़कोट ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत झीलवाला गांव में लोगों का 40 साल का इंतजार आज उस समय खत्म हो गया जब डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और ग्राम पंचायत सरिता देवी ने सिंचाई विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क निर्माण का उद्घाटन किया। झीलवाला गांव में शासन से 4 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट मिलते ही सिंचाई विभाग ने अंडरग्राउंड नहर और सड़क निर्माण का कार्य आज से शुरू कर दिया। ये झीलवाला नहर सेवा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य होना है, जिसमें 600 मीटर लंबाई तक हमारी नहर का भूमिगत करने का कार्य भी इसमें प्रस्तावित है और 600 मीटर से आगे अगला 800 मीटर तक नहर हमारी खुली रहेगी और जो सड़क है वो टोटल 800 मीटर और आगे जाएगी। कुल मिलाकर के 1400 मीटर लंबाई में सड़क का बनाने का कार्य किया जाना है, जिसको BMSDBC के माध्यम से इस कार्य को कराया जाएगा। ये कार्य वर्तमान में शुरू किया जाना प्रस्तावित है और लगभग इसमें 6 महीने का टाइम ठेकेदार को दिया गया है। ये हमारी ग्राम पंचायत के लिए और खासकर जो हमारा झीलवाला ग्राम है उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। ये जो सड़क है क्या है, हमारी 40 वर्ष पूर्व बनी थी और तब से उसके बाद इस सड़क में कभी भी कोई भी काम, इसमें ना तो डामरीकरण का कोई काम हुआ ही नहीं। इस रोड पे ना मरम्मत का कोई काम हुआ था। 10 वर्ष से रोड की बहुत ज़्यादा हालत खराब थी, बहुत क्षतिग्रस्त थी ये रोड। इससे क्या है कि आते जाते ग्रामीण कई बार इससे दुर्घटनाग्रस्त भी हुए, कोई स्कूटी से, बाइक से। एक बार तो इसमें एक स्कूल बस भी पलट गई थी, उससे भी है कि बच्चों को दुर्घटना होने से उसमें बची। तो बाकी था इस काम के लिए किया, हमारी सरकार से काफ़ी लंबे समय से मांग थी। सरकार ने हमारी मांग को सुना और आज कार्य शुरू। और आज हम सबके लिए इतना बड़ा दिन है कि आप कैसे बताएंगे हम कितने खुश हैं, क्योंकि 1 साल का इंतजार तो है नहीं, कम से कम 30-35 साल लग गए इस चीज़ को। और आप सोचो 30-35 साल कम नहीं होते। हमारे 3 पीढ़ी, माँ जी, पिताजी, हम, हमारे बच्चे, इतना मतलब इस पर हम लोग परेशान हो रखे थे। हमारे इतना खुशी का दिन है कि हम बयां ही कैसे करें, है ना, सबको ही पूछ लीजिए। इसीलिए हम इतने दिल से, खुशी वाले दिल से लेके आए यहाँ पे कि आज हमारी रोड बन रही है और माननीय विधायक जी के हाथों से हो रहा है। और सर इसमें ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे मतलब हमारे जो क्षेत्र के कार्यकर्ता है उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मैं आज अपने सारे ग्रामीण क्षेत्रों को जितने भी जिससे इस सड़क से लाभ उनको मिलेगा उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा था कि अपने जब माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे आए थे, हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी थे और उन्होंने भी मुख्यमंत्री धामी जी को कहा था कि साहब इसको घोषणा इसको करवाइए। इसको घोषणा में मुख्यमंत्री से करवाया था और फिर उसके बाद भी मैं लगातार विभाग के सेक्रेटरी से, शासन से, विभाग के HOD से लगातार इसके प्रयासरत रहा हूँ और इस योजना का मैंने विधानसभा